अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। वन डे बिफोर फिर से आज अपलोड साइंस का करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखा है। कुछ की डिमांड थी कि पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए भी कुछ मटेरियल होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सबको कवर करते हुए और मोस्ट इजी क्वेश्चंस को भी कवर किया है, जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है कि एग्जाम में आ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की जो सफलता के कारण इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैंने भी पूरी कोशिश की है। हालांकि स्क्रीन शेयरिंग का मैं इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे पेज पे क्या लिखा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है उसको मैंने स्टार बनाकर हाईलाइट किया है और यहां तक कि सही का निशान लगाया, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। मेरी कोशिश होगी कि 20 केवल देखिए, आपको सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन आने हैं, 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी हमारे 6 क्वेश्चन आने हैं जो कि 3 मार्क्स के होने हैं, और सेक्शन सी में केस स्टडीज हैं, 2 हैं जो कि एक बायो से और एक फिजिक्स से होने हैं। तो मुझे जैसा कि लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ वगैरह के ऊपर जो है अमीटर एंड वोल्ट मीटर को मिला जुला कर एक केस स्टडी बनाया जा सकता है, या मोटर पे बनाया जा सकता है। इधर आप जो है मेंडल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो है उस चैप्टर से 9 चैप्टर से कुछ केस स्टडीज बन जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि केस स्टडीज को भी कवर करते हुए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊं। 4 क्वेश्चंस जो आने हैं केमिस्ट्री के, जिसमें से 2 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे। फिजिक्स के जो है वो 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और एक केस स्टडी होना है। बायो के जो है 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होने हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि 15 चैप्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इजी है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा, एक 3 मार्क्स का, यानी कि 5 मार्क्स। अगर बिल्कुल शॉर्टकट में अभी भी किसी की तैयारी नहीं है तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। 15 चैप्टर को अच्छी तरह कर लेगा वो। 4 चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा अभी, तो आप उनको करने के बाद आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। हर बच्चों का पूरा ध्यान रखा गया है इस वीडियो में, और मेरी उम्मीद है कि साइंस का वन डे बिफोर भी इंग्लिश और मैथ्स की जगह ही बहुत ही बेस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें से आने हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। पता है कि केमिस्ट्री में हमारे पास जो है 10 मार्क्स हैं। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, वो दोनों में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता क्या है? तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर 4 में लगता है तो वो ये है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। मैंने लेफ्ट और राइट दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों अटैच करने की कोशिश की है। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, यानी कि श्रृंखलन का काम करते हैं। कार्बन जो है श्रृंखलन में, यानी कि बहुत हाइड्रोजन के साथ लंबी श्रृंखला बनाता है। टेट्रावैलेंसी है। जैसा कि आप समझ जाइए कि पहली चीज़ तो यह है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। पहले कक्ष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 है, यानी कि वैलेंसी इसकी 4 है। तो इस कारण से जो कार्बन जो है बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ लंबी फैमिली भी बनाता है। ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। सिंगल बॉन्ड जो कि सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एकल आबंध, और द्वि और ट्रिपल जो है द्वि और त्रि आबंध है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वो हमारा जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे जो है कार्बन की ये जो प्रकृति है, श्रृंखलन की चतुसंयोजकता है, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है। तो इस कारण से, और दूसरी बात एक और भी है कि इसका आकार छोटा है, तो इस कारण से भी ये जो इसके यौगिक बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो आ सकता है वो हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, यानी कि इस पे देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं कि हीरा जो है डायमंड, जो यानी कि डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि डायमंड की, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो पारदर्शी नहीं होता है। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में कि ये गुड कंडक्टर नहीं है ग्रेफाइट, जबकि गुड कंडक्टर है। इसी कारण से इस पर क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रेफाइट बैटरी वगैरह में यूज होता है, जबकि डायमंड गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है ना। और ये बहुत ठोस होता है, इस कारण से इसको काटने वगैरह के, इसमें हार्डेस्ट मेटल होने के, हार्डेस्ट होने के कारण जो है इसको हम काटने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं।
तो ये भी चीज़ इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी में क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है या डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है। तो दोनों का आंसर वही है कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कारण से वो गुड कंडक्टर है, जबकि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, वो उसके चाचा आपस में ऐसे जुड़े हो, तो इसलिए वो बैड कंडक्टर है। तो सेम क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन ये दोनों ही बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर आइसोमर्स, यानी कि समावयवों कहते हैं इसको। समावयवों का मतलब जैसे कि कंपाउंड्स विद द सेम मोलिकुलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि जिसका आणविक सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग होता है। यानी कि घर के मेंबर्स तो वही हैं लेकिन उनका घर अलग अलग तरीके का बना हुआ है, इसको हम आइसोमर कहते हैं, समावयव। जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन। पेंटेन यूँ है क्योंकि कार्बन 5 है तो इसलिए पेंटेन है। तो नॉर्मल C5H12 में नॉर्मल पेंटेन है और आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में वही कार्बन एक चेन ऊपर या नीचे ऐसे श्रृंखलन में आ जाता है, तो इसलिए इसको हम आइसोमर कहते हैं। अब इसके बाद आता है समजातीय श्रेणी, यानी कि होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब यह है कि जो कार्बन के जो भी होते हैं बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें CH2 का जब डिफरेंस होता है, CH2 यानी कि कार्बन का 12 एंड हाइड्रोजन 2 यानी कि 14 यूनिट का जो डिफरेंस होगा, तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज में। जैसे कि अगर मैं इसको कहूँ कि अगर मैं फर्स्ट मेंबर को लर्न कर लूँ केवल, जैसे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, CnH2n+2 है, एल्कीन का CnH2n है, कार्बन से दूना है तो एल्कीन है, दूने से 2 ज़्यादा है तो एल्केन है, और दूने से 2 कम है तो एल्काइन है। तो जो एल्केन है यानी कि मेथेन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है CH4। इसको मार्श गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दलदली स्थानों में कीचड़ में होता है ये, तो इसलिए इसको हम मार्श गैस कहते हैं। ये कंपोनेंट भी है एलपीजी का। एक क्वेश्चन और बनता है कि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है? क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 4 अगर ले लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये साझेदारी करता है। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कमज़ोर होते हैं आयनिक बॉन्ड की तुलना में। आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक आबंध जिसको हिंदी में कहते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी पेज पे जैसे कि हम जब बात कर रहे हैं बेंजीन की, तो बेंजीन जो है C6H6 होता है ना, और ये जैसे साइक्लिक बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। और डबल बॉन्ड भी बनाता है, तो ये कार्बन एक एटम जो है आपस में 2 से फिर एक गैप करके 2-2 से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों आपके सामने यहाँ दिखाया गया है, आप इसको देख। ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि जो कार्बन के वर्सेटाइल नेचर का यानी कि सर्वतोमुखी का क्या कारण है। इसके बाद है अलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अप्रूप जैसे 2 मेन है, हीरा और ग्रेफाइट। दोनों में क्यों ज़्यादा मेन है? क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हीरा जो काफ़ी हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और एक ब्लक मिनिस्टर फुलरेंस भी होता है जो कि फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर में आता है। तो यहाँ चीज़ वही है, आइसोमरिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, होमोलोगस सीरीज भी बता ही दिया है। तो ये इस पेज में यही है और कुछ नहीं है। और सैचुरेटेड बताया जैसे कि सैचुरेटेड संतृप्त और अनसैचुरेटेड असंतृप्त। संतृप्त याद करने का भी शॉर्टकट है, जैसे CnH2n+2। कार्बन से हाइड्रोजन दूने से 2 ज़्यादा है तो वो हमारा क्या है? एल्केन है ना, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि असंतृप्त में यानी कि कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ा है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो असंतृप्त है ना। सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है, जबकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है 2-3 आबंध से तो असंतृप्त है। यानी कि एल्कीन और एल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। इसमें एक और भी होता है कि हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस क्या है। अगर जैसे कि जो ऑयल होते हैं उसमें हाइड्रोजन से जब हम पास थ्रू करते हैं तो उसको ऐड हो जाता है, तो इसको एडिशन रिएक्शन के माध्यम से हाइड्रोजिनेशन कहलाता है, जिससे वो जो आप रथ वनस्पति वगैरह देखते हैं वो हार्ड हो जाता है, मतलब तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अब अगर माइंड मैपिंग के माध्यम से देखें तो सैचुरेटेड जैसे हो गया एल्केन और अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन, ऊपर थोड़ा सा वैसे लिखा है एल्कीन और एल्काइन होगा। जबकि इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स जो हैं कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। एल्केन हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन होते हैं,
है ना। इसका वर्सेटाइल नेचर का हो गया, टेट्रावैलेंसी है, कोवैलेंसी है और कैटिनेशन, श्रृंखलन, ये जो है चतुसंयोजकता, ये मेन कारण है इसकी कि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल सर्वतोन्मुखी होता है। अलोट्रॉप्स हो गए आपके, क्रिस्टलाइन में आपका डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस हो गया, जबकि एमोरफस में ये कोई खास आपको करने की ज़रूरत नहीं। कार्बन ब्लैक है, कोल है, कोक है, ये कुछ खास नहीं है। डॉट स्ट्रक्चर भी कई बार आ जाता है कि आप संरचनात्मक, जैसे मेथेन का ही आ गया तो CH4, या आपके पास C5H12 का आ गया, तो लाइन से कार्बन को लगा दीजिए 1-1 सिंगल बॉन्ड से। जब दिख रहा है अगर डबल है, उससे 2 ज़्यादा है तो, अगर आपको लगता है कि डबल से 2 ज़्यादा है तो आप सिंगल बॉन्ड से लगाइए क्योंकि एल्केन होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं वो बिल्कुल डबल है, अगर आपको है तो आप एक कार्बन को क्या कीजिए, डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, है ना। और अगर आपको लग है उसमें कि कार्बन उससे 2 कम ही है, दूने से 2 कम है, तो आप वहाँ ट्रिपल बॉन्ड को, एक कार्बन को दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जोड़कर हाइड्रोजन को एडजस्ट कर दीजिए। सबसे शॉर्टकट है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन के 4 एटम्स को देख लीजिए कि कार्बन की 4 एटम की शेयरिंग हुई है कि नहीं हुई है। मेरे अकॉर्डिंग लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ये डायमंड ग्रेफाइट का ही है और सर्वतोन्मुखी है ना। मैंने बताया कि ऑलरेडी जो इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं वो इसी तरह के आ सकते हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। और ये जो है इसमें सबसे पहले तो डॉबर्नियर, न्यूलैंड और मैंडलीफ, ये 3 है, जिन तीनों में एक मैं कॉमन बता रहा हूँ कि तीनों ने एटॉमिक मास को ही बेस बनाया था। क्योंकि एटॉमिक नंबर की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता थे, तो इसलिए एटॉमिक मास के आधार पे इन्होंने किया। डॉबर्नियर ट्रायड है, इनके लिमिटेशंस आते हैं। डॉबर्नियर ट्रायड ने 3-3 के जो बनाए थे पेयर, उसमें फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज सेकंड था। तो ये जो है, लेकिन वो 3 ही ऐसे जो सेट्स बना पाए थे, तो डॉबर्नियर की ये कमी हो गई। लेकिन एक तो कमी मैं बता ही रहा हूँ कि सबकी है, चाहे न्यूलैंड के आ जाए, चाहे वो आप मेंडलीफ का आ जाए, कि दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। न्यूलैंड ने तो एक और कमी की थी, उसने ये कहा था कि नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, कि और ज़्यादा एलिमेंट्स की खोज नहीं हो सकती। जबकि मेंडलीफ की ये अच्छाई थी, इसकी अच्छाइयाँ भी आती हैं और लिमिटेशंस भी आते हैं, है ना। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स में तो ये थे कि इसने कुछ जगह छोड़ा हुआ था जिसमें ऑलरेडी जब कुछ और भी खोज हुई, तो जैसे कि इनर्ट गैसेज बाद में खोज हुए तो ऑलरेडी उसमें फिक्स हो गया बिना कुछ एडजस्टमेंट करे। जबकि लिमिटेशंस में वही एटॉमिक मास का तो ही है, साथ में हाइड्रोजन को कोई प्लेस नहीं दे पाए थे ये। तो ये सब इसके मेन है क्वेश्चन जो कि इसमें आते हैं। इसके बाद जो अब माइंड मैपिंग के आधार पे अगर इसको करें तो इसमें ये मेन चीज़ क्वेश्चन जब आता है कि एटम का साइज़ किधर कैसा होगा, लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा, तो ये शॉर्टकट है। एक तो यहाँ पे फिगर बनाने की कोशिश की है कि लेफ़्ट साइड में हमारा मेटल होता है बेस, आपको पता है कि जो है इधर का हमारा जो है कैल्शियम पोटेशियम जो है लेफ़्ट साइड में है, जबकि राइट साइड में क्लोरीन फ्लोरीन ये जो हेलोजन ग्रुप है। 17-18 जो आपको पता ही है कि वो इनर्ट गैसेज होते हैं, लेकिन 17 को मैं बात करूं तो वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के गुण सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं, जबकि मेटल के गुण नीचे ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मेटल के गुण ज़्यादा होते हैं। तो मेटल में याद रखने का तरीका ये भी है कि पॉजिटिविटी होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली वो क्या करना चाहता है, देना चाहता है। जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो इसमें याद करने का तरीका भी है कि ऊपर जैसे कि एरो बना हुआ है, ऊपर छोटे मेटल होंगे, नीचे जैसे जैसे जाएंगे हैवी मेटल आएंगे। जबकि ऊपर अच्छे सबसे जो राइट साइड में आएंगे तो नॉन मेटल्स होंगे, है ना, और सबसे ऊपर सबसे बेस्ट वाले नॉन मेटल्स होंगे। अब बेस्ट कुछ खैर कुछ नहीं होता, नॉन मेटल का जो साइज सबसे छोटा होगा और सबसे ज़्यादा गुण वाले होंगे जो नॉन मेटल के हैं। अब जो एटॉमिक साइज़ की बात करें तो लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ छोटा होता जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है तो वो सिकुड़ता जाता है। जबकि नीचे जाते हैं तो सेल बढ़ जाते हैं, जैसे KLMN होते हैं, तो सेल बढ़ने के कारण एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है। इसका जो है एक शॉर्टकट और भी है, वो बताने से पहले एक बार होमोलोगस सीरीज़ का एक चीज़ ये भी है जो एक बार आप देख लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है
कि जो हेलोजन ग्रुप है, अल्कोहल है तो OH है, OL लग जाता है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, है ना। पहला मेंबर अगर याद है तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसी तरह से एल्डिहाइड है जिसमें पहला मेंबर मेथानल है ना। कीटोन ग्रुप है, ONE लगता है ना, और पहला मेंबर इसका CH3CO, CH3 प्रोपेनॉन है। कार्बोक्सिलिक है, मेथेनोइक एसिड है। तो एक बार ये भी ऐसा है कि काफ़ी काम की चीज़ है जो कि 11th-12th में भी काम आनी है, तो इन चीज़ों को भी हम एक बार देख लें तो ज़्यादा। जैसे 5th चैप्टर में मैंने, वैसे तो मुझे लगता है कि केस स्टडी का चांस यहाँ कम है, फिर भी केस स्टडी में भी जैसे अगर आ जाता है तो जो ये शॉर्टकट मैंने बनाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ही ये समझ भी लीजिए कि लिमिटेशंस मैंने तीनों का लिखा है। जैसे डॉबर्नियर का 1+3/2 है सेकेंड ट्रैड्स, है ना। न्यूलैंड का सारे गामा पादानिसा करके किया था, मैंडलिफ ने वैसे ग्रुप्स एंड पीरियड्स बनाए थे। लेकिन इसमें जब लिमिटेशंस की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इट वाज नॉट फिट फॉर ऑल एलिमेंट्स, मैंने लैंग्वेज ऐसे ही लिखा है कि सभी तत्वों पर लागू नहीं हो सका, चाहे वो किसी की भी बात कर लें। और प्रॉपर्टी जो बात करते हैं उसके लिए शॉर्टकट है वेरिएशन अक्रॉस यानी कि पीरियड्स और जो ग्रुप्स में। तो एटॉमिक साइज का जैसे कि इधर बड़ा गोला है लेफ्ट में और राइट में छोटा दिखाया गया, यानी कि परमाणु का आकार लेफ्ट से राइट में जाते जाते छोटा हो रहा है, जबकि ऊपर से नीचे आते आते बड़ा हो रहा है। और इसी के आधार पे जैसे धात्विक गुण, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, है ना, मेटेलिक कैरेक्टर और बेसिक, ये सब में सेम ही कंडीशन लागू होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट में जब मेटल है, राइट में नॉन मेटल है, तो जो अगर एटॉमिक साइज का जो अगर मैं याद कर रहा हूँ, एक ही याद कर लिया, तो ये चारों ही में सेम याद रखना है कि बेसिक गुण नीचे मेटल है तो हैवी मेटल होता है, तो बेसिक गुण भी बढ़ेगा, पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, है ना। और लेफ्ट से राइट में जो बात कर रहे हैं कि लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज छोटा होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जब मेटल के गुण कम हो रहे हैं तो साफ सी बात है नॉन मेटल के गुण बढ़ेंगे। तो उसके नीचे जो है अधात्विक गुण में लेफ्ट में कम है, राइट में बड़ा सर्कल है यानी कि ज़्यादा है, ऊपर बड़ा सर्कल है, नीचे छोटा है यानी कि कम है। तो जब अधात्विक गुण है यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है तो साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी और एसिडिक जो गुण भी बढ़ेंगे। ये ध्यान रखिए, मेटल का संबंध बेसिक गुण से है, तो मेटल के गुण बढ़ेंगे तो बेसिक गुण बढ़ेंगे, जबकि नॉन मेटल के गुण बढ़ेंगे तो एसिडिक गुण बढ़ेंगे। इसके लिए शॉर्टकट मैंने एक ट्रिक पे नीचे लिखा है, इसको आप पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा इसको नहीं करना है। अब रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करें जो कि बायो है। बायो आपको पता ही है कि बायो के अंदर हमारे पास जो 13 मार्क्स हैं, और 13 मार्क्स में भी जो है 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आने हैं, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने हैं और एक केस स्टडी आना ही आना है। तो मिला जुला कर हमारे पास जो है देखा जाए तो 4 और 5 क्वेश्चन हो जाते हैं और 13 मार्क्स है। तो इसमें रिप्रोडक्शन में बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे कि 2 क्वेश्चन, मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन डायग्राम का, यानी कि 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही 101% इस चैप्टर से आने हैं। तो अब जैसे कि इसमें अगर आप कर लेते हैं तो मैं ये माइंड मैप भी किया हुआ है, ये आपके जो खासकर ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो बुक्स है वो मैंने उसके अटैच किया है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें जैसे कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो जैसे पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागन और परपरागन, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो पॉलिनेशन के बाद ही सीड फॉर्मेशन हो गया, है ना। मैं इसको अटैच भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो आप इसको देख सकते हैं कि दोनों को आपको ईजिली हो जाए। जैसे सीड फॉर्मेशन में जब पॉलिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब से आने के बाद नीचे ट्रिपल फ्यूजन होता है ना, 3 सेल लेन जिसको कहते हैं। उसके बाद जो इसके जो जाइगोट फॉर्म होते हैं और एम्ब्रॉय ओव्यूल डेवलप करता है, और लास्ट में सीड जो है, जो ऊपर के पंखुड़ियाँ टूट जाती हैं और जो इसका ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और उसके नीचे अंदर जो है वो बीज निर्माण होता है। तो एक बार तो क्वेश्चन ये आता है, पॉलिनेशन पे आ जाता है ना, उसी के अंदर ये जो है थोड़ा सा करेंगे तो आपका ये सीड फॉर्मेशन है। और साथ में जो वैसे तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम मोस्ट एक्सपेक्टेड है, वैसे फ्लावर का भी हो सकता है लेवलिंग करने के लिए, है ना, जो मैं इसमें अटैच भी करूँगा।
और वो आप देख लेंगे, उससे 101% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है कि चेंजेस एट पुबर्टी, किशोरावस्था में होने वाले चेंजेस बॉयज़ में गर्ल्स में, है ना। तो ये भी जो है आप इजीली इसको देख कर सकते हैं कि कॉमन इन मेल एंड फीमेल का है ना। ये भी लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे, और बॉयज़ का भी है, गर्ल्स का भी है ना। तो ये दोनों ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसी के साथ एक वो भी आता है मोनोपॉज एंड मेन्स्ट्रुअल साइकिल, है ना। जैसे कि एट द एज ऑफ 14 एंड 13 जो मेन्स्ट्रुअल पीरियड से स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं रजोनुधर्म कहते हैं शायद, और हिंदी में जब मोनोपॉज होता है उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, है ना। 50-55 के एज के आसपास जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल जो जब बंद हो जाता है तो उसको कहते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप देख सकते हैं। बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस, यानी कि परागन और निषेचन में। ये भी आप इसको इजीली आप देख सकते हैं, है ना। पॉलिनेशन जो है पौधों में, जो आप एंथर्स जो है वहाँ से स्टेमन जो स्टिग्मा होता हुआ ओव्यूल में पहुँचता है ओवरी के अंदर, और ये फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि भौतिक प्रक्रिया है परागन की, है ना। स्वपरागन और परपरागन इसमें होता है। जबकि निषेचन क्या है कि ये फीमेल एंड मेल जीमेट के बीच में होता है, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल जीमेट्स। और ये क्या है, जेनेटिक और बायोकेमिकल प्रोसेस है ना। फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया जिससे कहते हैं। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का भी आता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन फीमेल का और फ्लावर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोनों के ही वीडियो मेरे अवेलेबल हैं, 2 मिनट में कैसे हम बना सकते हैं उसकी लेवलिंग के साथ अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है उसका आंसर लिखा ही हुआ है, कि जो जैसे कि आप सबसे राइट साइड में देख रहे हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, और उसमें ABCDE किया है, और उसका नीचे आंसर लिखा है, और हिंदी में भी उसके आंसर लिखे हुए हैं। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में आता है ना। कि जो वेसिकोटॉमी जो है और ट्यूबोकोटॉमी, है ना। जो फीमेल में ट्यूबोकोटॉमी क्यों होता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसको ब्लॉक किया जाता है, मेल में उसको ब्लॉक करते हैं, इसलिए उसको नसबंदी हिंदी में कहते हैं, है ना। तो सर्जिकल मेथड है दोनों। जबकि और भी मेथड्स हैं, तो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स आपको देख लेने हैं, है ना। और इसमें जो फीमेल का भी, ये जो आपके सामने जो पिक्चर है इसको आप देख सकते हैं, कौन से जो ऑर्गन है उसका क्या फंक्शन है, तो ये आपको देखना है और करना भी है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी है। कई बार पेपर में आता है कि अमीबा का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बताइए। तो इसमें बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, है ना, यानी कि न्यूक्लियस 2 हिस्सों में बंटता है, फिर आपस में 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, तो बाइनरी फिजन है। बडिंग जो है आपको हाइड्रा वगैरह में होता है। रीजनरेशन का जो है जिसमें वो एक अपने कटे हुए या किसी भी हिस्से से दूसरे पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इसका अमीबा का है। और दूसरा है कि सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। तो जो सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस है वो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में। जो लैंगिक है इसमें 2 पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों, मादा और नर दोनों युग्मक की जरूरत होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 की जरूरत होती है। जो न्यू बॉर्न्स जो होता है वो सिमिलर होता है दियर पेरेंट्स के सेक्सुअल में, लेकिन वेरिएशन भी होता है। जबकि जो असेक्सुअल में वो बिल्कुल ट्रू कॉपी होता है। तो ये ध्यान रखिए कि अडेप्टेशन की जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में सेक्सुअल के क्या बेनिफिट्स हैं, कई बार पेपर में भी आ जाता है। तो उसके कारण ये है कि उसमें अडेप्टेशन ज़्यादा है और सिमिलैरिटी जो है वेरिएशन ज़्यादा होती है। तो इस कारण से ये जो है रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसके बाद जो है इसका जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, मेंडल ने किस पे किया था, मटर के बीज पे किया था। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। यानी कि जो ये है इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स होते हैं। 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं,
लास्ट पेयर ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। इस पे कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि जिम्मेवार कौन है, क्योंकि मेल में ही एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं तो मेल ही जिम्मेवार होगा। इस पे कई क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 50-50 ही चांस क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको देख रहे हैं तो एक्स वाई और एक्स एक्स मदर का है, दोनों को जब आप कर रहे हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी क्या है, फीमेल का एक्स एक्स और एक्स एक्स आया है पहले, है ना। यानी कि मेल का एक्स और फीमेल का एक्स आएगा, या मेल का ये एक्स और दूसरे वाला एक्स आएगा, तब भी फीमेल ही होंगी। जबकि बेटा होने का चांस क्या है, एक्स और वाई, मेल का वाई होगा और फीमेल का एक्स होगा तो होगा, यानी कि दोनों के 50-50 चांस है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से 2-3 तरीके से आता है और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। इस फिगर को भी याद रखिए, जहाँ पे भी दिक्कत हो डायग्राम जरूर बनाइए, इससे आपका मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसके बाद जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद जो ये डाई हाइब्रिड और जो है F1 F2 जनरेशन पे, इस पे केस स्टडीज़ बन जाते हैं। ये पेज मैंने जानबूझकर पेज नंबर अटैच कर रहा हूँ ताकि अगर जिसके पास ये बुक है वो उससे भी देख सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की जो बुक है सपोर्टिंग मटेरियल। और इसके बाद जो फेनोटाइप है, जेनोटाइप है, फेनोटाइप जो कि दिखता है, जेनोटाइप जो कि नहीं दिखता है ना। तो ये चीज़ें जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो मैंने बताए हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि फ्लावर का है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, ये डायग्राम 3 नंबर का। दूसरे जो क्वेश्चंस है बर्थ कंट्रोल के ऊपर हो गए, और दूसरी जो एक लेबलिंग का जो बताए वो तो डायग्राम लेबलिंग एक ही चीज़ें में है, या तो लेबलिंग हो सकता है ना डायग्राम की तुलना में, फिर भी दोनों के वीडियोज़ ही अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो रिप्रोडक्शन के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मेरिट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेरिट है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। और साथ में मैंने जो अभी सीड फॉर्मेशन या पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बताया। क्या है डोमिनेंट ट्रेट जो भी होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अगर एक भी कैपिटल है तो वो डोमिनेंट ही होगा। तो इस पे केस स्टडीज़ भी बनता है, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लेंगे। नहीं आए तो ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको देखना है आपकी स्ट्रेंथ किधर है, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अब रिवीजन करना है। ऑलरेडी मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपकी पूरी रिवीजन हो चुकी है, तो आप 1 डे बिफोर में केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड ही देखेंगे। अब बात करें चैप्टर 13 और 12 की फिजिक्स की, तो इसमें 12 मार्क्स तो हैं, लेकिन 4 मार्क्स अगर हम इसको केस स्टडी को निकाल देते हैं तो 8 मार्क्स बचते हैं। 8 में भी अगर हम 3 मार्क्स, कई बार 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल में, 2 and 3 5 हो गए, या 3 and 3 2 हो गए, तो 6 हो गए। तो मिला जुला कर 3 क्वेश्चन अगर हम देख पा रहे हैं कि 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर के और 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, टोटल तो 4 आने हैं इसमें से। तो 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और दोनों ही न्यूमेरिकल आ गए, तो बचा क्या, एक ही क्वेश्चन बचा 2 मार्क्स का। तो इसलिए इस चैप्टर 12 and 13 को जो है हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं तैयारी करते वक्त। और इसमें जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेजिस्टेंस को 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका क्या बेनिफिट है। इससे ये बेनिफिट है कि अगर एक सर्किट कोई भी फूकता है या ख़राब होता है तो सभी नहीं होंगे। सीरीज़ में जो है हीटिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा आ जाता है, जो जूल्स हीटिंग इफ़ेक्ट में। अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि ऐसा यूनिट एम्पियर का ये सब अब डेफिनेशन आता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि अगर हम केवल फॉर्मूले याद कर लें, जैसे कि एम्पियर क्या है, करंट का है, और ये होता है क्या, I = Q/T। तो अगर हम इसी से डेफिनेशन बनाएं तो 1 एम्पियर इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में अगर पार होता है तो हम कहेंगे 1 एम्पियर क्या है, करंट है। अब जो है आमीटर एंड वोल्टमीटर दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो आमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं क्योंकि करंट सीरीज में पास होता है, और दूसरी चीज़ कि आमीटर जो है उसका लो रेजिस्टेंस होता है जबकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। और वोल्टमीटर को हम हमेशा किस में जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब इसके बाद एम्पियर का डेफिनेशन हो गया, वोल्ट का डेफिनेशन हो गया। वोल्ट का भी क्या है कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड
1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का भी डेफिनेशन आ जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि 1 वोल्ट क्या है कि 1 जूल कार्य करने में 1 कूलम, जो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क हो जाता है, तो हम कहते हैं कि 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि अगर इसको भी हम याद करें तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम है। यानी कि 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य हुआ है, तो हम कहेंगे 1 वोल्ट क्या है, विभवांतर है ना। तो इस तरीके से अगर हम फॉर्मूले याद कर लें तो उससे भी काम हो जाता है। जैसे कि V है बराबर होता है W बाई क्यू, तो 1 वोल्ट हो गया कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट, है ना। तो जो डेफिनेशन आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर इसका भी अगर मैं कहूँ कि आप फॉर्मूला याद कर लें कि H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि आई स्क्वायर करंट से हो गया आई का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। करंट को अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए कि करंट को डबल कर दें तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। करंट को 3 गुना करें तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। जबकि आर और टी क्या है, सिंगल है, तो अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी डबल होगा, है ना। टाइम डबल होगा तो भी डबल होगा, है ना। लेकिन वही अगर करंट है, क्योंकि फार्मूले में आई स्क्वायर है तो वो स्क्वायर में हो जाएगा। जबकि दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो सबसे टॉप पे आप देख पा रहे हो, और टाइम, इन तीनों के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए H जो है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इस पर कई छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि एलवाई के हम टोस्टर क्यों बनाते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो कोई भी हीटिंग वाली चीज़ें तो ऐसी बनाई जाएंगी जो फूके नहीं, तो ऐसे ही है। अब डिफाइन 1 वाट है ना, तो 1 वाट और एलवाई में ये चीज़ आ जाती है कि उसकी जो हीटिंग इफेक्ट जो है उसको कम होने के लिए क्या होता है कि एलवाई के अंदर कोई भी मिश्र धातु, एलवाई यानी कि मिश्र धातु, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और हीटिंग इफेक्ट भी जो है रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और साथ में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब है 1 वाट, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, 2 क्वेश्चन है यहाँ, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 वाट इज द पावर ऑफ डिवाइस विच कंज्यूम्स 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड, है ना। तो जो 1 वाट पावर है किसी डिवाइस का जो 1 जूल एनर्जी को 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है। अब किलो वाट आवर 1 kWh, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है 1 kWh, ये कॉमर्शियल यूनिट है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो है अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को प्रभावित क्या करता है, तो लेंथ है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जो लेंथ बढ़ा देंगे तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यही कारण है कि छोटे छोटे करके जब आप देखते हैं घरों में जो वायरिंग होती है, एक डायरेक्ट एक लंबी सी लाइन नहीं खींची जाती, बीच बीच में कई जोड़े जाते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया अगर बढ़ जाएगा तो भी रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, और उसके मटेरियल और टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही करता है। जो फ्यूज़ है उसका काम क्या है, या टंगस्टन वगैरह क्या है, टंगस्टन जो आप बल्ब वगैरह में लगाते हैं तो उसका क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इज़ वेरी हाई। और दूसरी बात है कि डजंट बर्न इवन एट हायर टेम्परेचर, वो आसानी से टेम्परेचर हाई हो तब भी नहीं जलता, है ना, नहीं फूकता। तो इसलिए ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने बताया कि इस चैप्टर में मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है, जो कि अक्सर पेपर में आते हैं और वो भी बहुत इजी है। अगर आप डायग्राम वगैरह 1-2 मैं अटैच करूंगा इसमें, आप उसको देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ही केवल देख लीजिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में आ सकते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या है कि जो अगर हम याद कर लेते हैं, केवल फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि I इक्वल्स टू V/R होता है, तो हमें पता है कि I क्या है, करंट है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोनों विभवांतर के, दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है, और जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि करंट कैरिंग through conductor is directly proportional to potential difference across them and inversely proportional to resistance between them, being other terms constant, यानी कि at constant temperature constant होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे है बिल्कुल ही टू द पॉइंट है, आप इसको केवल यही याद कर सकते हैं कि I
इक्वल्स टू वी बाई आर, तो आई प्रोपोर्शनल वी हो गया और आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये कि आर बटे में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर हो गया। तो ये है, इसमें ओम रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता होती है। तो वो चेंज क्या होता है कि वो चेंज विद लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से चेंज रेजिस्टिविटी नहीं होती है ना। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन कर लीजिएगा, एलवाई का ये रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, हाइयर होता है, और इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है ना। तो ये है। इसके अलावा इसमें खास मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर में आना है तो ओम्स लॉ तो आना ही आना चाहिए, और बाकी एक डेफिनेशन किसी का हो सकता है और एक न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा जो इस चैप्टर से बनता है। अब बात करें 13 चैप्टर की, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है कि ये टेम्परेरी मैग्नेट है, वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेंगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जबकि परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक वो अपनी विद्युत्व को नहीं खोएगा। जबकि जो है परमानेंट मैग्नेट फिक्स्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत ज़्यादा होती है, वह वेरी हो सकती है। हम उसमें जैसे कि जितनी ज़्यादा पावर लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी जो पावर भी ज़्यादा होगी। फिर जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो रिवर्स की जा सकती है, जबकि स्थायी चुंबक जो है उसका नॉर्थ एंड साउथ अलग होता है। अब जो है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद रखने का शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे 4 फिंगर, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे थंब में म आता है मदर, 4 फिंगर में एफ आता है फादर, और करंट सी आता है चाइल्ड, यानी कि मदर फादर चाइल्ड। ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर बच्चे ये तो लिख देते हैं कि तीनों को परपेंडिकुलर टू ईच अदर करने के बाद क्या होता है कि जब हम स्ट्रेच करते हैं थंब को, 4 फिंगर को, मिडिल फिंगर को, तो ऐसे में लेफ्ट हैंड के, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्योंकि ये, और राइट हैंड दोनों में सेम है, अंतर कुछ नहीं है। अंतर माइनर सा अंतर है कि अगर 4 फिंगर पॉइंट्स करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। ये आता है लेफ्ट हैंड रूल में कि थंब जो है वो डायरेक्शन करेगा, किसको शो करेगा, मोशन को, यानी कि गति की दिशा जो है, जो मोशन है उसकी दिशा को कौन शो करता है, थंब, अंगूठा। यानी कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम के अनुसार यदि मध्यमा को, तर्जनी को और अंगूठे को लंबवत एक दूसरे के रखा जाता है, और 4 फिंगर यानी कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और मध्यमा जो है यानी कि सेंटर फिंगर करंट को, तो अंगूठे की दिशा में गति उत्पन्न होती है। जबकि राइट हैंड में ना गति उत्पन्न करते हैं किसकी दिशा में, 4 फिंगर भी सेम ही है, तीनों चीज़ें सेम लिखनी है कि जो 4 फिंगर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड में यदि गति होती है अंगूठे की दिशा में, तो करंट उत्पन्न होता है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर, यानी कि उसमें हमारे को करंट उत्पन्न होगा। इसलिए जो है राइट हैंड रूल पे जो है जनरेटर बनता है, और लेफ्ट हैंड रूल पे मोटर है। यानी कि मोटर के सिद्धांत में पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, तो आप सीधा बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, उसी पे मोटर का सारा सिद्धांत है। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड रूल। और एक और है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो उसमें भी यही है कि अगर हम राइट हैंड को अंगूठे की दिशा में करें, ऐसे अंगूठे और थंब बनाते हैं, थम्स अप जैसे करते हैं, तो ऐसे में अंगूठे की दिशा अगर करंट की होगी तो उंगलियों की जो दिशा फिंगर्स की है वो उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ वर्किंग ऑफ मोटर भी अटैच किया है ना। जिन बच्चों को चाहिए वो इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वो इसको पॉज करके लिख सकते हैं कि वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर की जो कार्यविधि बहुत इजी है। इसमें आप डायग्राम बना दीजिए और उसी को बता दीजिए कि जो लेफ्ट हैंड AB वाला जो है वो नीचे डाउनवर्ड आता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम पे आधारित है ना। जबकि जो CD वाला जो हिस्सा है ऊपर जाता है, इस तरीके से वो बुशेस से चेंज होते हैं और ये डायरेक्शन फिर चेंज हो जाता है। पहले वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये इसमें आराम से लिखा, आप इसको देख लीजिएगा, इसको आप कर सकते हैं ताकि आप आसानी से, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इसका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोलेनॉइड, यानी कि परिनालिका, जो आप जिसको हम कहते हैं कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर जो हम कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करते हैं क्लोजली, है ना,
तो उसको उससे सोलेनॉइड बन जाता है। इसकी शक्ति यानी कि परिनालिका बन जाती है ना। बेलन की आकृति के अनेक फेरों से कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट की तरह यानी कि छड़ चुंबक की तरह होता है। तो ये जितनी इसमें कॉइल बढ़ेंगे उतनी उसकी पावर बढ़ जाएगी, है ना। तो ये भी ध्यान रखिए कि परिनालिका के जो बाहर है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, जबकि अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। यहाँ जो दिखाया गया है ये आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो फील्ड बन रहा है ना। तो परिनालिका के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बाहर की दोनों को दिखाई गई है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बाहर है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होगा, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ होगा। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। जिनके पास ये बुक नहीं है उनके लिए ही अटैचमेंट की गई है। अदरवाइज वो अपने पेज नंबर को देखकर, अगर जिनके पास है तो उसको देखकर एक बार रीड कर सकते हैं, क्योंकि एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ मैं, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए कम से कम टाइम में 7 के 7 चैप्टर्स का। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी है चैप्टर 15, जिसमें से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स आने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटैचमेंट भी आपके सामने है, जैसे आहार जाल और आहार, फूड वेब एंड फूड चेन, है ना। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, यानी कि फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म का भोजन के लिए डिपेंडेंट होना, यानी कि फूड के लिए डिपेंडेंसी ओवर वन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि खाद्य श्रृंखला का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म का यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भोजन के लिए डिपेंडेंट होना। खाद्य श्रृंखला, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं, है ना। यानी कि खाद्य जाल, यानी कि अगर एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से भी इंटर रिलेटेड है तो इससे बन जाता है फूड वेब। इसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत का ह्रास क्या है। ओजोन O2 प्लस यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से मिलता है, तो O2 प्लस O मिलके O3 बन जाता है। O3 यानी कि ऑक्सीजन का ये समस्थानिक है जिसको ओजोन कहते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज को हम तक आने से रोक देता है। तो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओजोन का डेप्लीशन जो देखा गया उसी से बना हुआ क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1986 में हुआ था। UNEP का फुल फॉर्म भी आता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और खासकर एड्स का भी आता है, मैं बताना उधर भूल गया। अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV का, ह्यूमन इम्यूनोवायरस, और एक और था आपका STD, हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें भी कई बार शॉर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं। तो इसमें यूनेप ने ही जो किया था क्योटो प्रोटोकॉल, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वो रिएक्ट होता है, तो जिससे जो ओजोन की क्षय देखी गई अंटार्कटिका में, तो इस पर बैन लगा दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आता तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओजोन लेयर का जो क्षय होता है, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना बनता ही नहीं है किसी तरीके से। इसके जो भी क्वेश्चन है, जैसे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं और अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जिसको डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं उसको हम डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वो अजैव निम्नीकरणीय है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो डिकम्पोजर्स का क्या रोल है, यानी कि अपघटक। अगर अपघटक नहीं होंगे तो पूरी पृथ्वी एक डस्टबिन बन जाएगी, क्योंकि जैसे मृत जीवी कहलाते हैं ये, है ना। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे पेड़ के पत्ते गिरे तो उनको वो धीरे धीरे गलाकर सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन जब वो नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ जैसा है वैसे का वैसे रहेगा, हरा गिरेगा तो वो सड़ेगा, गलेगा नहीं। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस भी पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आता है। इसके अलावा इसमें 10% रूल आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सन की एनर्जी से पहले मिलता है केवल 1%। जैसे ऊपर अगर दे दिया गया 1000 किलो जूल है, तो 1000 से पौधों को क्या मिलेगा, 2 जीरो हम हटा देंगे, यानी कि 10 किलो जूल। उसके बाद उसको खाने वाले जो हैं उनको मिलेगा 10 से
1, एक एक जीरो हटाते चले जाइए। इसमें ये भी ध्यान रखिए कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है वो केमिकल सब्सटेंस का ऐड होते जाना है ना, जिससे जो है जैसे मान लेते हैं हम खाद डिकम्पोस्ट वगैरह कई चीज़ें फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होता है केमिकल सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर, फिर वो जो उसको खाते हैं उसमें चला जाता है। तो जो टॉप लेवल पे है उनमें सबसे ज़्यादा होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि जैसे जो नीचे है उनको तो कम मिला, उससे ज़्यादा ऊपर को मिला। जैसे ह्यूमन बींग्स है तो उसमें सबसे ज़्यादा, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसका सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो ऊपर जो जितने टॉप पे होंगे उनमें जो मैग्निफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। जैसे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके बाद बायोटिक और बायोटिक भी आ जाता है। जैसे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स है जिसके अंदर हमारे एयर है, वाटर है, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स है जो इकोसिस्टम का एक हिस्सा आता है, जो है ना। तो उसमें हमारे एनिमल्स ये सब जो है जिसको हम जैव कहते हैं, जैव और अजैव घटक। फूड चेन ये रहा, फूड वेब, 10% लॉ भी नीचे है यहाँ लिखा हुआ, ओजोन लेयर है, ये बता चुका हूँ मैं। फूड चेन और फूड वेब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ना। ये सब आपके सामने, जिनके पास इजी नोट्स, खाद्य पिरामिड कहते हैं इसको, है ना। ट्रॉफिक लेवल जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 मार्क्स का है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो जो एनर्जी का लेवल है, जैसे सबसे नीचे प्रोड्यूसर, क्यों कहते हैं हम इनको? क्योंकि अपना फूड ये स्वयं बनाते हैं सनलाइट से, जबकि बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो पौधों की मदद से अपनी फूड को लेते हैं। तो वो जो है प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, प्रोड्यूसर केवल प्लांट्स होते हैं, हम लोग कंज्यूमर कहलाते हैं, है ना। ये जो भी चीज़ें हैं, ये मैं इसकी एक वो भी करके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि डिकम्पोजिशंस, कंपोजर्स, ये सब मैंने बता ही दिया है ना। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेंस भी बता दिया है कि हार्मफुल केमिकल्स एंटर हो जाती हैं फूड चेन में हमारे, है ना, और एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं किसी लेवल पे, और ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होती हैं। तो ये सब मैं ऑलरेडी इसका PDF बनाकर और एक लिंक जनरेट कर मैं वीडियो के साथ भी अटैच कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को देखकर समझ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकता है। उम्मीद है जो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं जो मैंने अब तक बताया है, क्योंकि बताया तो हो सकता है क्वेश्चंस कुछ, क्योंकि मैं रिदम में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने क्विक रिवीजन कराने की कोशिश की है। अंत में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर से एक बार बता देता हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 15 to 16 क्वेश्चन ही अभी बताऊँगा जो अभी बोलने जा रहा हूँ। जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें तो वर्सेटाइल नेचर, उसी में कैटिनेशन ये सब आ जाता है कार्बन का। दूसरा जो है हीरा ग्रेफाइट के ऊपर कोई क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा जो चैप्टर 5 है उसमें से एटम के साइज वगैरह को लेकर, और एक लिमिटेशन। अब जो बायोलॉजी में हम कहते हैं कि एक डायग्राम हो गया, जैसे कि या तो फ्लावर का या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबलिंग करने के लिए, है ना। और एक 2 क्वेश्चन इसमें हो गए, बर्थ कंट्रोल हो गया, या सेक्स डिटर्मिनेशन है चैप्टर 9 में, है ना, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अभी मैंने 4-5 क्वेश्चन ही बोले अभी तक, है ना। और फिजिक्स में जैसे कि एम्पियर है, वोल्ट है, वाट है ना, इसका डेफिनेशन हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का जो अभी मैंने बताया था, एक न्यूमेरिकल आना ही आना है ना। जैसे कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पैरेलल में है, उसके नीचे वोल्ट है बताया हुआ है, तो कितना करंट फ्लो करेगा, ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन केवल देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उनमें से ही आ जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन है चैप्टर 13 है, इसके अंदर 12 में ओम्स लॉ हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, और इधर आपका जो है मैक्सवेल थंब रूल हो गया, है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1 kWh हो गया, है ना। इसके अलावा हीटिंग रेजिस्टिविटी पे कोई क्वेश्चन हो जाए, है ना, जो कि हम इसका एलवाई ही यूज क्यों करते हैं, हीटिंग एलिमेंट जो जूल्स का हीटिंग इफेक्ट है मोस्ट। और इसके बाद जो है 15 चैप्टर का जिसकी तैयारी बहुत कम है, वो भी इस चैप्टर को केवल कंप्लीट कर लें, 5 मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर हो सकता है। जैसे मैंने फूड चैन, फूड वेब बोला है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल हो गया, फूड पिरामिड हो गया, 10% रूल हो गया, है ना। ये सब मोस्ट है। और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल डिफरेंस हो गया। कभी डिफरेंस लिखना है तो लेफ्ट और राइट 2 कॉलम बना दीजिए, 2 पॉइंट लिख दीजिए, आंसर हो गया कंप्लीट, है ना। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद आपको हमारी पहल पसंद आई होगी। थैंक यू।